हम डॉक्टर मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जो कि हमारा एमएससी सेम 3 में फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशल में हमारा सिलेबस कवर करता है। तो सबसे पहले हम देखें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है। तो हम कहते हैं कि जो बेस है, that specifically refers to the nucleophilic activity at the proton, while acid it refers to the electrophilic property of the proton. बेस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है, इलेक्ट्रॉन डोनर हम मानते हैं, और एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो this section examines the more general concept of nucleophilic and electrophilic reactivity at other centers. Now, measurement of nucleophilicity. Even within a closely related series of nucleophiles, rates of reaction with some common electrophiles are often found to be only very approximately parallel with pKa values. जैसे अगर हम displacement by series of carboxylate ions अगर हम देखें, यहाँ पे आपका RCO minus CH2 Cl CO minus, this gives you RCO CH2 CO minus, और क्लोराइड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि rates of reaction with some common electrophiles are found to be only very approximately parallel with pKa values. अगर हम ये ग्राफ देखें कि हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल CH2 CO minus Cl इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल CH2 CO minus और Cl minus, जो कि हमने यहाँ पर हमारा देखा, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, और इसने अटैक किया तो आपको जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और ये Cl minus जो है वो हट गया। अब अगर हम लॉग लॉग प्लॉट देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है, ए बी सी डी जो हमने रखा है, ए अगर हमारा ओ ऑर्थोनाइट्रोबेंजोएट है, बी अगर सैलिसिलेट है, सी जो है क्लोरोएसिटेट है, डी जो है मेटा नाइट्रोबेंजोएट है, ई जो है मेटा क्लोरोबेंजोएट है, एफ जो है वो पैरा क्लोरोबेंजोएट है। तो इस प्रकार से अगर हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन इसके साथ देख रहे हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से स्कैटरिंग वैल्यूज़ जो हैं हमको मिलती हैं। और this is partly because the attempt to relate kinetic and equilibrium phenomena, as has been seen in the case of carbon acidity, is not usually successful, and partly the result of comparing the differing demands of two electrophiles H plus and R plus. अगर हम दो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हमारे H+ और R+ हैं, इनको अगर हम इनके रिजल्ट को कंपेयर करें तो डिस्पाइट द फॉर्मल सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोटॉन एंड मिथाइल ट्रांसफर्स, अगर प्रोटॉन ट्रांसफ़र का हम देख रहे हैं या हम मिथाइल ट्रांसफ़र का कर रहे हैं तो वैसे तो हमको सिमिलैरिटी दिख रही है, पर ऑल semblance ऑफ कोरिलेशन बिटवीन K and Ka disappears when the range of nucleophiles is widely extended. अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स ले रहे हैं तो ये जो कोरिलेशन है बिटवीन K and Ka, ये जो है वो डिफर करता है। Some nucleophiles are found to be weak bases towards H but act powerfully towards carbon. कुछ जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो वैसे तो टुवर्ड्स H अगर हम देखें तो वीक बेसिस हैं, पर वो पावरफुली एक्ट करते हैं कार्बन, आयोडाइड, एजाइड एंड साइनाइड. These are examples that show this type of behavior. Separate scales of nucleophilicity appropriate to each type of electrophilic center are required in order to measure the capabilities for electron pair, donation at saturated carbon, cationic carbon, phosphorus carbons, sulfur metals and so on. So the reason for this variable behavior is closely connected with the concept of hard and soft acid bases. तो इस ये जो डिफ़र होता है इसको समझाने के लिए हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस फ्रंटियर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस को देखते हैं.
In 1963, Pearson drew attention to division of nucleophiles and electrophiles, each into two classes, which he termed hard and soft characteristics of this division. ये सबसे पहले पियर्सन ने 1963 में डिवीजन किया था टू क्लासेस का, एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस ended to occur between hard acids and hard bases or between soft acids and soft bases. तो जो मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन था वो किसके बीच में था, हार्ड एसिड और सॉफ्ट हार्ड बेस या सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस. अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे हार्ड और सॉफ्ट का तो वो वीक इंट्रैक्शन था. तो these are essentially qualitative but point to two distinct type of attractive force involved in general acid base interaction. Now, if we see the examples of members of these different classes, it is seen that proton and all proton donors are classed as hard electrophile. Saturated carbon, on the other hand, is classed as soft. Hydroxide ion is a hard nucleophile and iodide is soft. Therefore, hydroxide ion tends to have a strong interaction with the proton. तो हमने इनको जब क्लासिफाई किया तो जितने भी प्रोटॉन डोनर्स हैं वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जबकि जो सैचुरेटेड कार्बन है वो सॉफ्ट है. और इसी तरह से हाइड्रोक्साइड जो है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और आयोडाइड जो है सॉफ्ट है. इसलिए हाइड्रोक्साइड जो है वो इंट्रैक्शन करेगा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारा क्या था, प्रोटॉन, जबकि आयोडाइड जो कि हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो इंट्रैक्ट करता है वीकली विद द H+, पर वो स्ट्रांगली एट कार्बन करता है. तो सेमी क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सॉफ्टनेस इज गिवन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. तो ये जो हमारी सेमी क्वांटिटेटिव मेजर है ये हमको फ्रंटियर ऑर्बिटल से, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें जो ओवरलैपिंग होती है, द हायर द एनर्जी ऑफ द होमो और लोअर द एनर्जी ऑफ द ल्यूमो, द सॉफ्टर द न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिस्पेक्टिवली. तो ये जो है मेजर ऑफ सॉफ्टनेस है वो किससे मिल रही है हमको, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. जितना हाई एनर्जी होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और जितना लोअर एनर्जी होगा लोअर अनऑक्यूपाइड, तो सॉफ्टर the nucleophile or the electrophile respectively. The principle can be illustrated by an explanation of the somewhat paradoxical observation that aqueous HI acts both as strong acid and strong nucleophile. HI जो है aqueous वो strong acid भी काम करता है और strong nucleophile की तरह भी काम करता है, and is especially capable of cleaving ethers. तो HI जो है वो मतलब उसका जो है बिहेवियर वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह है, एंड इट इज स्पेशली कैपेबल ऑफ क्लीविंग ईथर्स. प्रोटोनेशन ऑन ऑक्सीजन अ हार्ड बेस बाय HI provides a more facile living group, and reaction is completed by attack of iodide on carbon, the soft electrophilic center. अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन देख रहे हैं जो कि एक हार्ड बेस है, और HI जो है वो हमारा सॉफ्ट हम मानते हैं न्यूक्लियोफाइल, बाय HI प्रोटोनेशन हो रहा है ऑन ऑक्सीजन, है ना, विच इज़ अ हार्ड बेस. बाय HI it provides a more facile living group, and reaction is completed by attack of iodide on carbon, the soft electrophilic center. यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन, जो हमने कहा कि हमारे पास हार्ड बेस है, और आयोडाइड का अगर हम इसके ऊपर अटैक देख रहे हैं तो हमारे पास पहले जो है H का अटैक हो रहा है प्रोटॉन का, तो OH पॉजिटिव, और फिर जो है आयोडाइड आपका अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर CH3I और आपका CH3OH जो है वो ऑक्सीजन जो है अपना ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर और CH3OH दे देता है. तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि प्रोटोनेशन जो ऑक्सीजन में हुआ एक हार्ड बेस पे बाय HI provides a more facile living group, and reaction is completed by attack of iodide on carbon. आयोडाइड का जो है अटैक किसके ऊपर हो रहा है, वो कार्बन के ऊपर हो रहा है. Other soft interactions which are well known include the affinity of mercury for sulfur.
फ्रॉम विच ओरिजिनेटेड द ऑब्सोलीट नेम मरकैप्टन। जो एफिनिटी है मरकरी की सल्फर के साथ, वो जो है उसको अलग से नाम दिया जाता है मरकैप्टन फॉर थायोल्स, एंड ऑफ सिल्वर आयन फॉर हैलोजन, मेकिंग दिस एन इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट इन सब्स्टिट्यूशन। और जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो रहा है उसमें हम मरकरी और सल्फर की बात कर रहे हैं। The position on the hard-soft scale, which is occupied by a nucleophile-electrophile pair, will determine the tendency to react and hence the disparate relative reactivities of series of nucleophiles with different electrophilic centers. तो ये जो position है hard और soft scale की, which is occupied by any nucleophile-electrophile pair, will determine their tendency कि किस तरह से जो है कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑन विच दिस डिविजन इज बेस्ड मे बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पर्टर्बेशन एमओ थ्योरी। द फोर्सेस, अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमारे जो हार्ड बेसिस हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स, तो ये हमारे हार्ड बेसिस हैं आपका H2O, OH-, फ्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये बॉर्डर लाइन है, और ये हमारे सॉफ्ट है। इसी प्रकार से एसिड्स को भी हमने जो है हार्ड, बॉर्डर लाइन और सॉफ्ट में क्लासिफाई किया है। अब अगर हम करेक्टेड एक्सपेरिमेंटल एनर्जीज ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स देखें तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं और इनकी जो हमारी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हार्ड हो जाएंगे और ये इस तरह से जो है सॉफ्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल में ये हमारे इनके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स जो हैं ये भी इस तरह से सॉफ्ट टू हार्ड हो जाते हैं। यहाँ पे 1 EV जो है वो 96.45 किलो जूल्स पर मोल है, दैट इज़ 23.05 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हमने कहा था हायर द जो इसकी वैल्यू है होमो की और लोअर जो है लूमो की, तो वो जो है उनका ओवरलैप होता है। अब इंट्रैक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोग्रेस टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन, ये 3 तरह के होते हैं। EI, दैट इज ई कोर प्लस ई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ई ओवरलैप। जो फर्स्ट टर्म है कोर टर्म, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एनर्जी को बताता है और वो पॉजिटिव होता है। जो सेकेंड टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द डाइपोलर करेक्टर ऑफ द रिएजेंट्स, जो चार्ज और डाइपोलर करेक्टर है रिएजेंट का। जबकि वाइल द ओवरलैप टर्म, इट कंटेन्स द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स, जो कि चार्ज ट्रांसफर एंड पोलराइजेबिलिटी है, एंड इट विल बी लार्ज इफ द रिएक्टिंग पार्टनर्स possess respectively a symmetry compatible HOMO and LUMO which are close in energy। जो ओवरलैप है वो compatibility पे डिपेंड करेगा, सिमेट्री compatibility HOMO और LUMO की which are close in energy। ठीक है, both of the last two terms are negative। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ओवरलैप टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, और ये जो है हमारा पॉजिटिव टर्म है। तो फुल एक्सप्रेशन जो है अगर हम इसका देखें तो कोर के लिए ये समीशन ए बी क्यू ए क्यू प्लस क्यू बी बीटा ए बी एस ए बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्यू के क्यू वन नीटा आर के एल, ये दिस इज क्यू एंड दिस इज एल, के इज लेस देन एल, और समीशन ऑक्यूपाइड समीशन अनऑक्यूपाइड माइनस समीशन ऑक्यूपाइड समीशन अनऑक्यूपाइड आर एस एंड एस एल। सो दिस इज द टर्म। अब यहाँ पर जो है हमारा क्यू एन और क्यू ई क्या है, क्यू एन और क्यू ई वो हमारे चार्जेस हैं और न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल रिस्पेक्टिवली, और सी एन और सी ई जो है वो कोफिशिएंट्स हैं होमो और ल्यूमो के, द इंटरैक्टिंग लोकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के एल जो है सेपरेशन बिटवीन एटम्स के एंड एल है, और आर ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए इन एमओ आर इन वन रिएक्टेंट, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एओ बी इन एमओ एस इन अदर रिएजेंट्स। ठीक है, तो जो क्यू एन और क्यू ई चार्जेस ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है, और सी एन और जो सी ई है ये कोफिशिएंट्स हैं होमो और ल्यूमो के एट द इंटरैक्टिंग लोकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो सेपरेशन बिटवीन एटम्स के एंड एल है दैट इज आर के एल, और सी ए आर ए जो है वो क्या है कोफिशिएंट है एटॉमिक ऑर्बिटल के
ए जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ए है उसका जो कोफिशिएंट है इन MO R इन वन रिएक्टेंट, एंड CSB जो है वो कोफिशिएंट जो एटॉमिक ऑर्बिटल B का है इन MO S इन अदर रिएजेंट. Since in a related series the core term is constant and the orbital interactions are more important for the frontier orbital, the simplified expression is, हमने कोर टर्म को कांस्टेंट मान लिया और जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन उनको इम्पॉर्टेंट मानते हुए हमने जो सेकेंड और थर्ड टर्म है उसको हमने जो है वो ले लिया है. In which QN and now the attractive force between hard acid and bases is mainly in which QN and QA are charges on electrophile and electrophile, ये हमने पहले बता दिया. And C and CE, the coefficient of HOMO and LUMO at the interacting centers, value of E HOMO and E LUMO can be experimentally determined from measurement of ionization potential and electron affinities. ये जो values हैं E HOMO और LUMO की हम determine कर सकते हैं measurement of ionization potential and electron affinity respectively, and they necessarily refer to the gas phase, but when corrected for solvation yield values which are quantitative measure of hard and soft character. Now the attractive force between hard acid and base is mainly due to the electrostatic term, while that between soft acid and base is mainly due to the HOMO-LUMO overlap. It is hardly surprising, therefore, that relative nucleophilicity depends upon the electrophilic center to which it refers. हम कह रहे हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है हार्ड एसिड और बेस का वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म की वजह से है, और while that between soft acid and base वो mainly due to HOMO-LUMO overlap टर्म है. तो रिलेटिव जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिपेंड कर रही है अपॉन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर टू विच इट रिफर्स. सिंपल कैलकुलेशंस ऑफ EI कैन डुप्लीकेट observed reactivity orders which change according to LUMO of the reference electrophile. तो जो observed reactivity orders हैं वो change हो जाते हैं according to the LUMO of the reference electrophile, and this variation affects the importance of the last term. तो ल्यूमो जो है लो लाइन इजिली एसेसिबल मर्करी के लिए -5 EV है, और ई ओवरलैप न्यूक्लियोफिलिसिटी की जो है वो ऑर्डर जो है वो ये ऑर्डर हमारा इसका HS माइनस ग्रेटर देन CN माइनस ग्रेटर देन BR माइनस CL माइनस OH माइनस एंड फ्लोराइड. दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एट सॉफ्ट सेंटर. और जैसे हमने कहा कि अगर ल्यूमो का +1 EV है तो ये हाई लाइंग है और ये इनएसेसिबल है, एग्जाम्पल कैल्शियम. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ऑर्डर आप देखिए, ये ऑर्डर जो है आप OH माइनस CN माइनस HS माइनस फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ PK दैट इज रिएक्टिविटी एट हार्ट सेंटर. तो इस प्रकार से जो है वो होमो ल्यूमो और हमारी जो ओवरलैपिंग उन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी है, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं और उन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा. थैंक यू.